नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण के चुनाव के बाद 310 सीटें पार हो जाएगी और छठे और 7वें चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीटें पाएगी, जो कि चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया गया था। हकीकत क्या है, इसकी समीक्षा हम इस डिस्कशन में करेंगे। विपक्ष ने इसका कटाक्ष किया है, उनके अलग अलग दावे हैं। राहुल गांधी ने कुछ सीटें बताई हैं, केजरीवाल ने कुछ सीटें बताई हैं, योगेंद्र यादव ने कुछ सीटें बताई हैं और प्रशांत किशोर ने क्या सीटें बताई है, दीपक शर्मा की क्या एनालिसिस है और अन्य जितने भी पत्रकार हैं, अन्य जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उनकी क्या एनालिसिस रही है। इस पूरे चुनाव में किन मुद्दों पर विपक्ष ने लड़ाई लड़ी और किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उनमें बम्पर जीत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में माहौल था, एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर देखा जा रहा था। लेकिन इन चुनाव में जीतने के बाद भाजपा की लहर बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके बाद आप जैसा जानते हैं कि वसुंधरा राजे को हटा करके भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव को बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटा करके, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री थे। संभावनाएं थी कि रमन सिंह को बनाया जाएगा, लेकिन विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में बनाया गया। और लास्ट टाइम में मनोहर लाल खट्टर को हटा करके आपके नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब घटनाक्रम जारी था और उसी के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। इसमें कोशिश की गई कि हिंदुत्व की राजनीति को बल दिया जाए और हिंदुत्व की लहर को चलाया जाए। इसकी कटाक्ष, इसकी काट विपक्ष ने इस तरीके से दी कि उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है ताकि ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को आसानी से बदल सके। इसका सीधा से मतलब ये था कि जो ध्रुवीकरण और जो हिंदुत्ववादी वोटों को लामबंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी योजना बनाई थी, उस योजना को ध्वस्त करने के लिए विपक्ष ने यह चाल चली कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को ये लोग पलट देंगे, जिससे कि दलितों को नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीती तो ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए बताया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करेंगे। प्रियंका गांधी ने हाल ही में कहा कि 30 लाख भर्तियां केंद्र सरकार में खाली हैं और उसको भरने के लिए हमारी सरकार बनते ही हम जल्द से जल्द भर्ती करेंगे। राहुल गांधी इस ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की काट के लिए जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना का वादा कर चुके हैं और उसके अपोजिट इसकी काट नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ढूंढा कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो जो ओबीसी आरक्षण है वह मुसलमानों को दे देगी। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कर्नाटक और हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में ऐसा किया इन्होंने। उसके इन कटाक्षों को जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि यदि कांग्रेस आती है
तो ओबीसी आरक्षण जो है वह मुसलमानों में बांट देगी। और हिंदुत्व को जोड़ने के लिए उन्होंने विकास के मुद्दों को प्रबल किया, जैसे कि विकास के अन्य मुद्दे सड़कों का अंधाधुंध काम, सिलेंडर की व्यवस्था और हेल्थ स्कीम जो है, हेल्थ कार्ड बनता है वह, और किसान सम्मान निधि और बिजलीकरण विद्युतीकरण का जो काम है यह गांव-गांव तक पहुंचा। और आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण वोटर वोट जरूर करते हैं, शायद शहरी वोटर वोट करे या ना करें। और ग्रामीण जनता गरीब रहती है, ज़्यादातर कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं और ऐसी योजनाएं उनके जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। और इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का मुद्दा लेकर के आई कि यह इंडिया अलायंस नहीं है, ये परिवारवाद हैं और हम राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ते हैं, ये परिवारवाद पर चुनाव लड़ते हैं और ये सारी परिवारवादी पार्टी हैं। ये कहते हैं कि अखिलेश यादव के पिताजी मुख्यमंत्री थे तो इससे अखिलेश यादव बने, और लालू यादव थे तो उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। ऐसे ही हरियाणा में चौटाला परिवार, हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा उनके परिवार, और उसके बदले में अमित शाह के बेटे जय शाह का भी नाम लिया जाता है, और अन्य जो परिवार के सांसदों के बेटे को भाजपा में भी कुछ पदों पे दिया गया है। लेकिन परिवारवाद का मुद्दा ज़्यादा प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, क्योंकि जितनी भी पार्टियां अगर आप देखा जाए तो फैमिली पार्टियां ही रही हैं। जैसे करुणानिधि के बेटे स्टालिन, और हाँ केजरीवाल को बता सकते हो, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से अन्ना हजारे को साइड किया, कुमार विश्वास को साइड किया, योगेंद्र यादव, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी को साइड करके, अन्ना हजारे को साइड करके खुद मुख्यमंत्री बने रहे। भविष्य में ऐसी आशंका लगाई जा सकती है कि ये भी परिवारवाद के मुद्दे पर जा सकते हैं। केजरीवाल जेल में गए। केजरीवाल के जेल में जाने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर महसूस होने लगा था कि यह अपोजिट हो रहा है। लेकिन जब केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। पहला मुद्दा था सक्सेसर का मतलब कि मोदी के बाद कौन। जैसा कि उन्होंने बताया कि मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया और लालकृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया। किस आधार पर साइडलाइन कर दिया? यशवंत सिन्हा को साइडलाइन कर दिया कि ये लोग 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति कर दिया और इनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 74 साल की उम्र मोदी जी की होने वाली है, तो केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने के लिए एक चाल चली कि मोदी जी चुनाव खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी बहुत मनमुटाव भी होता भी है तो नरेंद्र मोदी नाम की शक्ति सबको जोड़ देती है, इसलिए सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर करने की कोशिश की गई। दूसरा बताया नहीं तानाशाह का नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार केजरीवाल करते हैं और उन्हें तानाशाह कहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, एलजेपी बट गई और इन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री से हटा दिया, हमको जेल में डाल दिया। तो देश में तानाशाह की सरकार चल रही है। यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा कि संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि वो जगन्नाथ से भी बड़े हैं। तो ऐसा एक इंटरव्यू में उनका कहना था। केजरीवाल कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है, अपने आप को
ऐसा कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद की लाइन में नहीं हैं, क्योंकि हम 15 से 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया कि हम इन 3 काम को करवाने का प्रयास करेंगे। गाँव में मुफ्त विद्यालय और अच्छे विद्यालय और मोहल्ला क्लिनिक और फ्री लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इसके बदले में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ विपक्ष से सवाल करते हैं कि विपक्ष तो एक साथ मंच पे किसी न किसी तरीके से आ गया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब विपक्ष के पास नहीं है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लोग राहुल गांधी को भी नहीं कह रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे को कह रहे हैं, ना सोनिया गांधी को कह रहे हैं, ना प्रियंका गांधी को कह रहे हैं, ना केजरीवाल को कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि पहले चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, उसके बाद हम बैठ के तय कर लेंगे। उसके जवाब में मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने खुला चेहरा बनाया कि हमारे कैंडिडेट यही होंगे। तो दरअसल अपने अपने राय दोनों ने रखा। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के मसले पर भी विपक्ष पर सवाल उठाती है कि 2014 से पहले देश भर में आप बसों वगैरह में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में यह लिखा पाएंगे कि अनजान वस्तुओं को छूना मना है। चाहे आप टैक्सी स्टैंड हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह इस बात का अनाउंसमेंट लगातार किया जाता था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उससे पहले कई सारे बम धमाके देश में होते थे। जैसे कि 2008 में मुंबई अटैक ताज होटल पे, और अक्षरधाम, कनॉट पैलेस, अयोध्या में बम धमाका, और आए दिन बम धमाके, और जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे सैनिक मारे जाते थे। तो इसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है। तो इसके बजाय नरेंद्र मोदी कुछ वादे भी करते हैं कि हम यदि आएंगे, कई सारे इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे हैं कि हम इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे, जिससे फिजूल खर्चे बंद हो, बार बार जनता को परेशान ना होना पड़े। आचार संहिता की वजह से काम रुक जाते हैं, अफसरों का एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होता है, जिससे विकास प्रभावित होता है। अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम भारत का हिस्सा बनाएंगे और पीओके को हम वापस लेंगे। तो अगले चुनाव में इस पर, चुनाव जीतने के बाद में ये सारे वादे किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक मजबूत इस पर फैसला होगा, और हो सकता है कि इसको लागू भी किया जाए। जुडिशरी में भी कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनका निपटारा करने के लिए उनमें कॉलेजियम की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ न कुछ करेगी जरूर। इस दौरान सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में एक ऐसा कानून लगा हुआ है कि 45% जो संपत्ति होती है वह सरकार ले लेती है, और 55% संपत्ति दे दी जाती है, और जो 45% संपत्ति खुद सरकार लेती है वह जिनके पास जो गरीब हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, या उनकी जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनमें बांट दिया जाता है। इससे अमीरी और गरीबी में अंतर कम हो जाता है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इन पर हमला तेज कर देते हैं, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबी का नारा दिए थे, कहीं गेम उल्टा ना हो जाए, ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि गरीबी ख़त्म करना मोदी जी का लक्ष्य हो सकता है, लक्ष्य है। प्राइवेटाइजेशन, बहुत तेज़ी के साथ प्राइवेटाइजेशन और भी तेज़ी के साथ होगा यदि फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, जैसे कि आपने इन 5 सालों में 10 सालों में देखा। और अटल जी की सरकार आई तभी से ही आपने देखा कि पेंशन वगैरह को ख़त्म करके नई व्यवस्था, नया एनपीएस और इन सब व्यवस्था को लागू किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे और तेज़ी से काम किया जाएगा, जैसे कि हाईवे, सड़कों का जाल और
रेलवे और एयरलाइंस, एयरपोर्ट बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। हिंदुत्व की तरफ और तगड़ा कदम रखा जाएगा, क्योंकि आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई संसद का उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में हुआ है और हिंदुत्ववादी तरीके से इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें संत महात्माओं को भी निमंत्रण दिया गया था। तो हिंदुत्व इनका आधार है, हिंदुत्व इनकी विचारधारा है, तो इस पर ये आगे चल कर के कदम उठाएंगे। कुछ मेरे सवाल हैं। मेरे सवाल क्या है मेरे दोस्तों? देखो, मेरे सवाल ये हैं कि परिवारवाद, क्योंकि देखो, यदि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अगर समाजवाद पे सरकार बनाते हैं, समाजवादी उनकी विचारधारा है, तो केवल समाजवाद एक परिवार में कैसे हो सकता है? मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, उनके ही बेटे या बेटी आगे मुख्यमंत्री बनेंगी। इवन शिवपाल यादव भी नहीं बनेंगे, दूसरा कोई यादव नहीं बन सकता है। बल्कि बीजेपी में मोहन यादव को बनाया गया, तो इसका काट विपक्ष को ढूंढना पड़ेगा। इसका जवाब क्या है? सुरक्षा, जैसे कि मैंने बताया कि कितने बम धमाके होते थे, सुरक्षा पर क्या नीति होगी यदि इंडिया अलायंस सरकार बनाती है, इनको जवाब देना पड़ेगा। और मोदी जी के आने के बाद में जो भारत का वैभव, भारत का नाम और पहचान और सम्मान बढ़ा है, उसके बारे में क्या विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे कठिन प्रश्न किसी भी मीडिया पत्रकार ने यदि इंडिया अलायंस के लोगों से पूछा होगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अन्य लोगों ने इस बात का वादा किया है, इस अपनी घोषणा किया है, अपनी एनालिसिस किया है। जैसे कि विपक्ष के लोगों ने अपने आंकड़े दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि 220 सीटें मिल सकती हैं। योगेंद्र यादव ने 240 सीटें जीतने का दावा किया है भारतीय जनता पार्टी को, और प्रशांत कुमार ने 300 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सीट जीतने का दावा किया है। देखो, मेरे आंकड़े और मेरी एनालिसिस क्या कहती है? देखो, मेरे आंकड़े और मेरे एनालिसिस ये कहती है कि 400 नहीं, यदि मोदी जी 272 के आंकड़े नहीं पार करते हैं तो ये प्रधानमंत्री शायद ना बने। तब कौन बनेगा? तब बनने के चांसेस रहेंगे नितिन गडकरी। और कुछ हालतों में अगर ऐसा चांसेस होता है तो राजनाथ सिंह कंसिडर किए जाएंगे, वरना हाई चांस नितिन गडकरी का होगा। अगर फुल मेजोरिटी नहीं रही तो जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे थे, वह चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। 400 का टारगेट रखा है, तो 272 तो ये लोग हासिल कर ही लेंगे। तो नमस्कार, आप सभी ने टाइम दिया। यदि हमारी कुछ एनालिसिस सही लगे या हमारे वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ पंकज मिश्रा आप तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।